दोस्तों स्वागत है फिर से आज एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2025 का जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम से रिलेटेड जो मॉडल पेपर हैं उन मॉडल पेपरों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो हूबहू पेपर की नकल तैयार की गई है, इसी तरीके का जो पेपर है वो आपके एग्जाम में आएगा। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को और वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 100 तक देखना आपको बहुत जरूरी होगा, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस सेट यानी इसी मॉडल पेपर से आपके एग्जाम में आ जाए। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे टकराएंगे एग्जाम्स के अंदर, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में संदर्भों में चर्चित शब्द 3R किससे संबंधित है। 3R शब्द के बारे में पूछा गया। तो 3R शब्द का जो संबंध है वो सर्कुलर इकोनॉमी से है। तो सर्कुलर इकोनॉमी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम सागरमाथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया। तो अभी प्रथम सागरमाथा संवाद जो है वो नेपाल में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया। तो सुमित अंतिल जी को चुना गया था 2024 में पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो अभी राजीव मेमानी जी को, जो भारतीय उद्योग परिसंघ है उसका अध्यक्ष चुना गया था। तो राजीव मेमानी जी का नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जून 2025 में रोहित शर्मा को किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो 2025 के अंदर रोहित शर्मा जी को TCL इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो TCL इंडिया कंपनी को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि IPL 2025 के फाइनल में RCB ने किस टीम को हराकर खिताब जीता है। तो आप लोगों को पता होगा कि पंजाब किंग्स को हराकर जो IPL 2025 था उससे RCB यानी बंगलुरु ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 है कि मार्च 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबडोस से सम्मानित किया। तो अभी बारबडोस का ही सम्मान है जिससे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था, तो याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, RBI को किस पहल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 मिला है। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के बारे में पूछा गया है। तो अभी RBI को प्रभा और सारथी के लिए ये अवार्ड दिया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है कि पूर्वोत्तर भारत में पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ खोदा गया। तो अभी दिरांग के अंदर, दिरांग अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये कुआं खोदा गया था, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत GDP के आकार के आधार पर वैश्विक रैंकिंग में कौन से स्थान पर है। तो अभी वैश्विक रैंकिंग में GDP के आधार पर भारत चौथे स्थान पर है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 है कि फसलों के संदर्भ में HYV का पूर्ण रूप क्या है। तो HYV का पूर्ण रूप पूछा गया है, और HYV का पूर्ण रूप हाई यील्डिंग वेराइटी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है कि 12 है कि बैंकों को दिए जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर RBI द्वारा लगाई जाने वाली ब्याज दर को क्या कहते हैं। तो जो RBI द्वारा बैंकों के ऊपर अल्पकालिक ऋण लगाया जाता है उसे रेपो दर कहते हैं, यानी रेपो रेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में कौन सा बैंक बैंकर्स का बैंक यानी बैंकों का बैंक के रूप में जाना जाता है। तो RBI को बैंकों का बैंक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 है कि MRTP अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो MRTP का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर डी एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को रोकना था, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष के बारे में पूछा गया, तो श्री मोन्टेक सिंह आइलोवालिया ये योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था। तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 के अंदर अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया था, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो 1878 के अंदर अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 है कि पंडित मदन मोहन मालवीय को किस नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय को सत्यमेव जयते जो नारा है उसे लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो सी राज गोपालाचारी
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि भारत के विभाजन की योजना को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो जो भारत के विभाजन की योजना थी उसे जून योजना के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, यानी प्रथम राउंड टेबल समिट की बात की गई है। तो प्रथम राउंड टेबल समिट की जो अध्यक्षता थी वो रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। तो खिलाफत जो मूवमेंट था, खिलाफत आंदोलन था, उसकी जो उसका जो नेतृत्व था वो मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, किसने गोरिल्ला युद्ध तुगलमा नीति के तरीकों की शुरुआत की थी। तो शिवाजी ने गोरिल्ला युद्ध नीति की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, बांडीबास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया था। तो बांडीबास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने फ्रांसीसी सेना को हराया था, और ये बांडीबास का जो युद्ध है वो 1760 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कि बज्जी महाजनपद की राजधानी थी। बज्जी महाजनपद की राजधानी के बारे में पूछा गया है। तो बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, शराब के निर्माण में कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है। तो शराब के निर्माण में ईस्ट यानी खमीर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कि भार का एसआई मात्रक क्या है। और भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है किस तत्व को रक्त का प्रोटीन कहा जाता है। तो हीमोग्लोबिन को रक्त का प्रोटीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार जीवाणु किसके द्वारा देखा गया था। तो अंटोनी वान लीeuwenhoek के द्वारा पहली बार जीवाणु को देखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कि पौधों में कोशिका भित्ति से बनी होती है, यानी पौधों की जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है, ये पूछा गया है। तो सेलुलोज की बनी होती है पौधों के अंदर जो कोशिका भित्ति है वो। तो सेलुलोज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की मूल संरचना को संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये कहा गया था कि संविधान की जो मूल संरचना है उसको अनुच्छेद 368 के तहत संसद संशोधित नहीं कर सकती, और ये केशवानंद भारती बनाम केरल बाद ये 1973 के अंदर आया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, और क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित आर्टिकल के बारे में पूछा गया है। तो अनुच्छेद 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत वन यानी फॉरेस्ट विषय किस सूची में आता है। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत वन यानी फॉरेस्ट जो है वो संवर्ती सूची का विषय है। और आप लोग ये हमें कमेंट में बताइएगा कि किस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, और क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कि भारत में सबसे गहरा भू आवंध और अच्छी तरह से संरक्षित पत्तन कौन सा है। तो ये विशाखापट्टनम जो है वो भारत के अंदर सबसे गहरा भू आवंध और अच्छी तरह से संरक्षित विशाखापट्टनम है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है कि हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट जो है वो शिवालिक को किससे अलग करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है वो शिवालिक को भारत के महान मैदान से अलग करता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। तो हिंद महासागर के अंदर सबसे बड़े द्वीप को पूछा गया है। तो मेडागास्कर जो है वो हिंद महासागर के अंदर सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो मेगलन जलसंधि जो है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, ग्रीष्म अयनांत निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है, यानी ग्रीष्म अयनांत किस तिथि को पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 21 जून को पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सिक्किम का राज्य पशु है। सिक्किम का राज्य पशु पूछा गया है। तो लाल पांडा जो है वो सिक्किम का राज्य पशु है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, और क्वेश्चन नंबर 42 है कि उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के अंदर जो है वो लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, और क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया कि भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंधित हैं। तो पारुल परमार किस खेल से जुड़ी हुई हैं, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो पारुल परमार का जो संबंध है वो बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, और क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान किस भारतीय शहर में स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद के अंदर स्थित है। तो हैदराबाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है। तो मिताली एक्सप्रेस जो है वो ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलती है, और ये न्यू जलपाईगुड़ी कहाँ है, ये वेस्ट बंगाल के अंदर है, यानी पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, और क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो 1966 के अंदर ताशकंद समझौता हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, बैत किस देश की मुद्रा है, और बैत थाईलैंड की मुद्रा है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, और क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है कि चरकुला नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो चरकुला उत्तर प्रदेश का राज्य नृत्य है, तो चरकुला आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन की अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर पूछा गया है। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा भारत के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे जीएस के 50 इंपॉर्टेंट सवाल जो कि हमारे इस मॉडल पेपर के अंदर सम्मिलित थे, और आपने देखा कि इन क्वेश्चनों का जो लेवल था वो बहुत ही शानदार था। अब हम लोग इंग्लिश की तरफ मूव करेंगे। अब इंग्लिश के उन 5 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जिसके आधार पर आपको क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है 51 पे इंग्लिश का, सेलेक्ट द मोस्ट appropriate option to substitute the bracket segment in the given sentence if there is no need to substitute it select no improvement। देखिए ये एक वाक्य दिया गया है जिसमें लिखा है बी शुड, और फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा है ऑफर ड्यू रिस्पेक्ट्स टू ऑल एल्डरली पर्सन्स। आपको बताना है कि ब्रैकेट के अंदर जो शब्द लिखे गए हैं इनमें कुछ इंप्रूवमेंट यानी इनमें कुछ चेंजमेंट की जरूरत है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको आंसर देना है नो इंप्रूवमेंट। तो देखते हैं आपको इसमें क्या लगता है कि ऑफर ड्यू रिस्पेक्ट टू होगा या ऑफर ड्यू रिस्पेक्ट टू होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ऑफर ड्यू रिस्पेक्ट टू होगा, ऑफर ड्यू रिस्पेक्ट्स टू नहीं होगा, यानी यस रिस्पेक्ट्स के अंदर नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी शुद्ध जो शब्द की बर्तनी है यानी शुद्ध मीनिंग किस शब्द में लिखी गई है उसको पूछा गया है। तो लिखा गया है एग्जरेशन, एग्जरेशन की मीनिंग किस में सही लिखी गई है उसे पूछा गया है। एग्जरेशन ऑप्शन नंबर ए में सही लिखा है, और एग्जरेशन का मतलब होता है अतिशयोक्ति, यानी किसी बात को या किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ा के बताना। तो एग्जरेशन जो है वो ऑप्शन नंबर ए में सही लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी ये सारे ही ऑप्शन में गलत लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 53 यानी 53 है, सेलेक्ट द करेक्टली प्रेसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस बिल गेट्स हैव गिवन अवे 27% ऑफ हिज वेल्थ इन चैरिटी। देखिए फ्रेंड्स, आपसे इसका पैसिव वॉइस पूछा गया है, और आप पैसिव वॉइस को एक ट्रिक से भी बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी के अंदर देखिएगा बिल गेट्स हैज बीन गिवन अवे बाय 27% ऑफ हिज वेल्थ इन चैरिटी। ये तो सेम वही शब्द लिख दिया जो उसने ऊपर दिया है, ये तो हो नहीं सकता। और नीचे देखिएगा इसमें एक शब्द प्रयोग हुआ, एक वर्ड हैज गिवन दिया है, तो हैड गिवन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए भी कट गया। और हैज के साथ हैज नहीं प्रयोग होता है, हैज के साथ हैज बीन का प्रयोग होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आप समझ सकते हैं कि आप क्वेश्चनों को किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 यानी क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी एक शब्द दिया गया उसका हमें समानार्थी बताना है। तो इस्ट्रा मतलब क्या होता है, इस्टे मतलब होता है भटका हुआ, और भटका हुआ का इनमें से कौन सा शब्द है जिसका अर्थ निकलता है। तो भटका हुआ का बेंडर, यानी बेंडर मींस भी यही होता है, तो बेंडर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, और क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, यानी फिल इन द ब्लैंक के स्थान पर किस वर्ड को रख दें कि हमारा वाक्य जो है वो सही बन जाए। तो लेट अस ज्वाइन तो नहीं आएगा, लेट अस पुट आवर हेड्स टुगेदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, तो पुट आ जाएगा। लेट अस पुट, आपने देखा होगा कि अस के साथ ज्यादातर प्रयोग होता है, जो अस के साथ वो पुट का होता है, तो पुट इस क्वेश्चन में रखने पर हमारा जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। तो पुट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये थे हमारे इंग्लिश के 5 क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको इंग्लिश में 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन इन क्वेश्चनों के अंदर आप लोगों को पैराग्राफ जो अनसीन पैसेज होता है वो देखने को नहीं मिला है। तो आप घबराइएगा नहीं, आप परेशान मत होइएगा, अगला जो मॉडल पेपर होगा उसके अंदर आपको जो है वो अनसीन पैसेज भी देखने को मिलेगा, और एग्जाम्स के अंदर भी आपको अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा।
1 या 2 क्वेश्चन अनसीन पैसेज से पूछे जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे हम देखते हैं, आगे हमारे जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग के स्टार्ट हो गए हैं। तो रीजनिंग को कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर पहले क्वेश्चन दिया है, कुछ कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। देखिए लिखा है कुछ शिक्षक स्नातक हैं, तो कुछ टीचर जो हैं वो क्या हैं, वो स्नातक हैं यानी ग्रेजुएट हैं। तो ये हमारा जो टीचर वाला कैसे सॉल्व करना है बताता हूँ। देखिए कुछ टीचर यानी टीचर शिक्षक जो हैं वो क्या हैं, वो स्नातक हैं। तो कुछ टीचर का जो है वो ग्रेजुएशन वाले में आ जाएगा, आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट जो हमारा कथन है, कुछ स्नातक महिलाएं, कुछ जो ग्रेजुएशन वाले लोग हैं यानी स्नातक वाले लोग हैं वो महिलाएं यानी वुमेन है। तो आप लोगों ने इस तरीके से बना लीजिएगा। नेक्स्ट है सभी महिलाएं औरतें हैं, और सभी महिलाएं जो यानी सारी वुमेन्स जो हैं वो औरतें हैं, तो ये औरतों के अंदर आ जाएगा। अब आपको देखना है हमारे निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष में लिखा है कुछ महिलाएं शिक्षक हैं, क्या कुछ महिलाएं यानी कुछ वुमेन्स वाला जो पार्ट है वो टीचर में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये हमारा जो पहला निष्कर्ष है वो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट हमारा जो निष्कर्ष है, कुछ औरतें शिक्षक हैं, ये औरतें हैं और ये शिक्षक हैं, क्या इनका कोई संपर्क हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर, सभी औरतें महिलाएं हैं, क्या सभी जो औरतें हैं क्या वो महिलाओं के अंदर हैं, नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन में जो तीनों निष्कर्ष हैं वो गलत हैं। तो क्या आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है कि किसी निश्चित कूट भाषा में HIGHER यानी हायर को GIIHSF लिखा जाता है, और उसी कूट भाषा में कोडिंग को क्या लिखा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने क्या किया है, H में एक प्लस किया है और उसको I की तरफ भेजा है। इस तरीके से H को एक प्लस करके इन्होंने क्या किया, H में एक जोड़ेंगे तो I बन जाएगा, और I में एक जोड़ के H के स्थान पर भेजा है, तो I में एक जोड़ेंगे क्या बनेगा, J, तो JI बना। फिर G को H के स्थान पर भेजा है, G के बाद में क्या आता है, H, तो H आ जाएगा, और H को G के स्थान पर भेजा है एक जोड़ के, H के बाद I आ जाएगा, तो GHIH बना। और फिर R को भेजा है E के स्थान पर एक जोड़कर, R में एक जोड़ेंगे R, S आ जाएगा, S आएगा, और फिर उसके बाद में E में एक जोड़ेंगे तो F आएगा। इस तरीके से इन्होंने इसको कोडित कर दिया है। अब हमें उसी आधार पर कोडिंग में जोड़ना है, तो O के अंदर एक जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, P बनेगा, और C में एक जोड़ेंगे D बनेगा, तो हमारा क्या बनेगा, PD बनेगा। देखते हैं किस ऑप्शन में PD है, ऑप्शन नंबर B के अंदर नहीं है, ऑप्शन नंबर C के अंदर नहीं है, यानी ये तो हमारे हो नहीं सकते, ऑप्शन A या ऑप्शन D हो सकता है। आगे जोड़ते हैं, I में एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, J, और D में एक जोड़ेंगे तो बनेगा E, तो JE बनेगा। देखते हैं कहाँ पे मिलता है, JE ऑप्शन नंबर डी में नहीं, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है वो ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, और क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो फ्रांस यूरो यानी फ्रांस की जो करेंसी है वो यूरो है, उसी तरह म्यांमार की जो करेंसी है उसको बताना है। तो म्यांमार की जो करेंसी होती है वो क्यात होती है, तो क्यात इस जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्यात है, यानी ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, और क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है कि राजू अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर 15 किलोमीटर तक चलता है। तो मानते हैं कि ये राजू का घर है, और राजू यहाँ से चलना स्टार्ट करता है 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, इधर पश्चिम है तो 15 किलोमीटर चलता है। देन उसके बाद में बोला गया है कि 15 किलोमीटर तक चलकर बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर जब राजू पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है तो बाईं मुड़ेगा, किस तरफ मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ जाएगा, और वो कितनी किलोमीटर चलेगा, 20 किलोमीटर तक चलेगा। देन उसके बाद में चलने के बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है। पूरब किस तरफ होता है, पूरब इस तरफ होता है, और 25 किलोमीटर तक चलता है, और 25 किलोमीटर चलने के बाद अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर तक जाता है, और बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर तक चलता है। अब पूछा गया है कि वह अपने घर से कितनी दूर है। अब यहाँ से जो उसकी ये दूरी है, इस दूरी को उन्होंने पूछा है, ये वाली दूरी। तो देखिए फ्रेंड्स ये 20 था, ये 20 था, यानी बराबर डिस्टेंस जो है वो उसने अपनी उत्तर दक्षिण की जो डिस्टेंस है उसको बराबर कवर किया है, इधर भी इधर भी। और यहाँ से जो यहाँ की दूरी है वो 15 दूरी है, और 15 और लेकिन ये सारी दूरी है ये कितनी है, 25 है। अगर 15 से 25 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 10 आएगा, यानी 10 किलोमीटर जो दूरी है ये वाली दूरी रही होगी, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये 10 किलोमीटर रही होगी। तभी तो 10 जोड़ेंगे 15 में, तभी तो टोटल 25 होगी, यानी 10 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, और क्वेश्चन नंबर 60 है कि यल के की पुत्री है, सॉरी यल के की पुत्री है। तो यल जो है वो के की पुत्री है, तो के से नीचे यल आएगा, और ये फीमेल है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। और नेक्स्ट क्या है कि यल का विवाह डी के साथ हुआ है। अगर ये महिला है तो ये पुरुष होगा, और पुरुष होगा तो क्या होगा, यल का विवाह डी से हुआ तो ये इसका हस्बैंड होगा। नेक्स्ट है बी डी का पुत्र है, यानी इन दोनों का पुत्र जो है वो कौन है, बी है, और फिर पुत्र है तो ये प्लस होगा। टी का विवाह बी के साथ हुआ है, और इन दोनों का विवाह, ये अगर मेल है तो जो इसके साथ जिसका विवाह हुआ होगा वो फीमेल होगा, यानी टी का विवाह हुआ है तो टी क्या है, टी फीमेल है, यानी फीमेल होगी। ठीक है,
फिर पूछा गया है बी के साथ हुआ है, और फिर पूछा गया है डी टी से किस प्रकार संबंधित है, यानी इसका संबंध पूछा गया इससे। तो टी का डी से क्या संबंध है, डी डी जो है टी का ससुर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, अब मैथ के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, और 61 नंबर सवाल है जो मैथ्स का है। 0.048 फिर डिवाइड है 0.3 माइनस 0.15 को भिन्न के रूप में लिखा जाता है, तो कितना आंसर आएगा ये पूछा है, यानी 0.048 भाग 0.3 माइनस 0.15 को सॉल्व करना है। इसको कैसे बना सकते हैं, इसको बेसिक से बनाओ। देखिए फ्रेंड्स कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स 0.048 ये है, और इसके बाद में बटे में इसके कर दो 0.3, यही तो है, और फिर इसमें से माइनस करना है कितना 0.15 इसमें से माइनस करना है, 0.15 माइनस करना है। देखिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, इसके पहले दशमलव को खत्म करते हैं, ये दशमलव जाएगा तो नीचे कितने 3 जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3, और ये जीरो जाएगा तो ये था तो एक जीरो यहाँ बढ़ेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ठीक है। इधर देखते हैं, इधर ये हटेगा, नीचे कितने, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब नीचे 300 है, और इधर इधर कितने, इधर 100 है। अगर 300 बनाने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 से करते हैं, इधर ये 48 बचा है, उधर 15 गुणे 3 45, और 45 48 और 45 का जो डिफरेंस, यानी 48 से जब 45 को आप माइनस करोगे तो कितना हमारा आंसर आएगा, आंसर आएगा हमारा 3, ठीक है। ये ऊपर का गायब यानी खत्म हो गया। नीचे क्या है, नीचे हमारा है 300 है, तो नीचे हमारा आ जाएगा 300, और देखिए काटिए 3 एकन 3 3 एकन 3, यानी 1/100 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और देखते हैं कि 1/100 हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर से एक बार बता देता हूँ, सिर्फ आपको ये ऊपर रखना है, दशमलव को खत्म करना है, ये बटे में लाना है, और फिर माइनस 0.15 को माइनस करना है। बिल्कुल आसान है, आप लोगों से बन जाएगा। 1/100 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है कि 50 मीटर का 30% है, तो 50 जो मीटर है उसका 30% 15 होता है। आप लोग मौखिक ही बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, देखिए 50 इंटू 30 और प्रतिशत है तो बटे में आ जाएगा 100। देखिए एक जीरो से ये जीरो गया, ए जीरो से ए जीरो गया, 5 गुणे 3 यानी 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, और क्वेश्चन नंबर 63 है, यदि दो संख्याओं का योग 137 यानी 137 है और उनका अंतर 43 यानी 43 है, तो दोनों संख्याएं क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चनों को आप चाहें तो बेसिक से भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा, जैसे ए प्लस बी का जो योग है वो कितना है 137 है, और देन ए माइनस बी का जो योग है वो कितना है 43 है। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे 20 माइनस से पर 2a आ जाएगा, कट जाएगा, माइनस प्लस 2a आएगा, इधर जोड़ के दिखेंगे। लेकिन ये सारा काम करने की आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए क्या है, आपको दिया गया है कि दो संख्याओं का जो योग है वो कितना है 137 है, यानी जब दो संख्याओं को जोड़ा जाता है तो उनका आंसर जो है वो 137 आता है। देखिए आप जोड़िए, ऑप्शन नंबर ए को टेच कीजिए, क्या 21 और 22 को जोड़ने पर 137 आएगा, नहीं आएगा, यानी ये गलत। बी में देखिए 13 और 7 को जोड़ने पर क्या 137 आएगा, नहीं आएगा, यानी ए और सी तो ऑप्शन हमारे कट गए। अब बचा है 90 और 47, 90 और 47 और 60 और 77, दो संख्याएं बची हैं। अब आपको देखना है कि क्या 60 और 90 और 47 को जोड़ने पर 137 बनता है, तो 90 प्लस 47 जोड़ो, 7 और 9 4 13, 137 बन गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा हो सकता है। लेकिन अभी 100% नहीं कह सकता। 60 और 77 को जोड़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 60 और 77 को जब हम लोग जोड़ते हैं तो 60 प्लस 77 यानी 7 और 7 13, 137, यानी ऑप्शन बी और डी हमारे दोनों हो सकते हैं। लेकिन अभी एक कंडीशन तो हमने चेक ही नहीं की, क्या जब इनका दो संख्याओं का अंतर लिया जाता है तब क्या 43 बनता है। देखते हैं, 90 और 47 का अंतर लेते हैं, यानी माइनस करते हैं। देखिए इधर 10 से 7 जाएगा तो बचेगा 3, और इधर 8 से 4 जाएगा तो 4, यानी 43 बन गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा 100% राइट होगा। और ऑप्शन नंबर डी को भी हम आपको दिखा देते हैं कि डी को जब हम लोग माइनस करेंगे 77 से, जब हम लोग 60 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 17 आएगा, यानी ये हमारा नहीं हो सकता, ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमारा जो आंसर है वो बी आएगा। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी देर में तो हम वो वाला ए प्लस बी ए माइनस बी से भी कर लेते। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ये समझाया तभी मुझे ये टाइम लगा, वरना मुझे तो देखते ही समझ आ गया था कि 21 और 22 को जोड़ने पर कभी नहीं बनेगा 137, ना 20 7 और 13 को जोड़ेंगे ना 20 से कभी 137, ना 60 और 77 का गैप देखेंगे माइनस करेंगे ना 43 बनेगा। मैं तो इसे देखते ही लगा देता, और आप भी देखते ही इसे लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों का जब गैप करेंगे तभी 43 आएगा, वरना नहीं आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, और क्वेश्चन नंबर 64 है 930.25 का वर्गमूल से कौन सा छोटा से छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या आए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन जो मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, जो सेंस लगाना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, उससे आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जरा आप सोचिए, जब आप देखते हैं 25 पीछे, अगर 25 का रूट करोगे तो लास्ट में कितना आएगा, 5 आएगा ना। आपको ये बात तो समझ आ ही चुकी होगी कि जब भी अंडर रूट 25 को लिखा जाता है तो उसका मतलब 5 होता है, या 5 होगा। आपको 930
930.25 इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसको देखा कि रूट 5 है, वर्गमूल लिखा है तो रूट 25 है, और मैंने इसका मतलब देखा कि इसका मतलब जो है वो 5 आएगा, कहीं ना कहीं पॉइंट में 5 आएगा। और हम देखते हैं किस ऑप्शन के अंदर 0.5 मिल जाएगा। जिस ऑप्शन में 0.5 मिल जाएगा और 0.5 अगर किसी संख्या से घटा दिया जाए, जैसे कि यहाँ 0.5 बनेगा, तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो अभी देखते हैं 1/6 क्या 0.5 देगा, नहीं देगा। 4/3 0.5 देगा, नहीं देगा। 2/3 0.5 देगा, नहीं देगा। लेकिन 1.2 यानी 0.5 देगा। इसका हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आप भी इसी तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा। 100% क्वेश्चनों को सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो कामगार होती है। तो इस तरीके से आप जो आपसे सवाल नहीं भी बन पा रहा है उसे भी आप बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने ऑप्शन से आप लोगों को करना सिखा दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, और क्वेश्चन नंबर 65 है कि 5 परिणामों का जो औसत है यानी एवरेज है वो 46 यानी 46 है, और जिनमें से पहले 4 परिणामों का औसत 45 है। 5वां परिणाम पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। पहले उन्होंने दिया है 5 परिणामों का औसत दिया है। 5 परिणामों का औसत कितना है, 46 है। तो 5 गुणे जब हम लोग 46 करेंगे तो इसका योग हमें मिल जाएगा। तो देखते हैं कितना योग बनता है। 5 छक्का 30 का 0, और 5 चक्कू 20 और 3 23 यानी 230 बन गया। अब देखते हैं उन्होंने दूसरी लाइन में बोला है कि जिनमें से जो 4 परिणामों का औसत है वो 45 है, यानी 4 का जो औसत है उन्होंने बताया कि वो 45 है, यानी 4 का जो योग होगा वो 4 गुणे 45 होगा। तो देखते हैं 4 पंचे 20 और 4 चक्कू 16 और 2 18 यानी 121 होगा। अब आपको ये पता है कि ये 5 संख्याओं का योग है और ये 4 संख्याओं का योग है। अगर 5 संख्याओं के योग से 4 संख्याओं का योग निकाल दोगे तो हमारा जो बचा हुआ परिणाम 5वां परिणाम है वो निकल आएगा। देखते हैं जो 5वां हमारा परिणाम होगा वो क्या होगा। देखिए 5वां परिणाम 0 से 0, और यहाँ 3 से 8 नहीं जाएगा, इधर से दाई, यहाँ 13 13 से 8 गया 5, और यहाँ 1 से 1 कुछ नहीं, यानी जो हमारा 5वां परिणाम रहा होगा वो 50 रहा होगा, यानी 50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे मैथ्स के जो 5 अर्थमेटिकल क्वेश्चन आते हैं वो जो हमने अभी सॉल्व किए, और आई होप ये 5 क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे और आप इन्हें बनाना भी सीख गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हिंदी से दिया गया रचनाओं से। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है। तो जयद्रथ वध जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, और क्वेश्चन नंबर 67 है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा। यानी कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है। तो इस जो लोकोक्ति का वो अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना इस लोकोक्ति का जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। तो हंस का स्त्रीलिंग पूछा गया है, और हंस का स्त्रीलिंग हंसनी होगा, और हंसनी किस ऑप्शन में राइट लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए में राइट लिखा गया है, बाकी डी बी और सी में सही नहीं लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए, और अशुद्ध वाक्य इसमें है ऑप्शन नंबर ए में दिया है कृष्णा जी के अनेकों नाम है। ऑप्शन नंबर ए ही रॉन्ग है, क्योंकि कृष्णा जी के अनेकों नाम नहीं अनेक नाम हो सकते हैं। अनेक खुद एक बहुवचन वर्ड है, इसको बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, अतः ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है। बाकी सारे ही जो ऑप्शन है वो राइट है। पुस्तक बहुत उपयोगी होती है, राइट है। शोभना बहुत मीठा गाती है, ये भी राइट है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ, ये भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि अनेकों लिखा है वो गलत लिखा है, अनेक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। ब्रसवा अनुजा किस शब्द का समानार्थी है। यानी ब्रसवा अनुजा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, यानी समानार्थी जो समान अर्थ दे वो शब्द पूछा गया है। तो ब्रसवा अनुजा जो है वो राधा का पर्यायवाची है, तो राधा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए फ्रेंड्स ये थे हमारे 5 क्वेश्चन जो कि हिंदी के अंदर व्याकरण वाले सेक्शन से आते हैं। अब हम लोग गद्यांश को पढ़कर और उनके उत्तर देने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के गद्यांश के अंदर जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और आई होप मैं आप लोगों से आशा करूंगा कि आप ध्यान से इस गद्यांश को पढ़ेंगे, और पढ़ने के साथ साथ आप इस पर दिमाग लगाएंगे और फिर इनके जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो मेरे साथ ही इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए गद्यांश को पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखिए गद्यांश से निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और देखिए गद्यांश क्या है, हमारे व्यावहारिक अथवा वास्तविक जीवन में भी यही सिद्धांत काम करता है कि हम समाज अथवा लोगों को जो देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। हम लोगों से प्यार करते हैं तो लोग भी हमसे प्यार करते हैं, लेकिन यदि हम लोगों से घृणा करते हैं तो वह भी हमसे घृणा ही करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। यदि हम सबके साथ सहयोग करते हैं अथवा ईमानदार बने रहते हैं तो दूसरे भी हमारे प्रति सहयोगात्मक और ईमानदार हो जाते हैं। इससे आकर्षण का नियम कहा गया है। हम जैसा स्वभाव विकसित कर लेते हैं वैसी ही चीज़ें हमारी ओर आकर्षित होती हैं। गंदगी मक्खी को आकर्षित करती है तो फूल तितली को आकर्षित करता है। यदि 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 हम स्वयं को फूल जैसा सुंदर, स्वास्थ्य, स्मरण व रंगीन अथवा सुंदर गुणों से युक्त बना लेंगे तो स्वाभाविक है कि समाज में सुंदर गुणी व्यक्ति हमारी ओर आकर्षित होंगे। यदि हम चाहते हैं कि हमारे संपर्क में केवल अच्छे लोग ही आएँ तो हम स्वयं को उनके अनुरूप बनाना होगा। यानी
इसका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी तरफ हमारे जैसे उच्च विचार वाले ही लोग आकर्षित हों, तो हमें अपने आप को उच्च विचार वाला बनाना होगा, यानी सुंदर गुणी व्यक्ति हमारी ओर आकर्षित होंगे ही। यदि हम चाहते हैं कि हमारे संपर्क में केवल अच्छे लोग ही आएँ, तो हमें स्वयं को उनके अनुरूप बनाना होगा, दुर्गुणों में नहीं सद्गुणों में। अपने व्यवहार को व्यवस्थित व आदतों को अच्छा करना होगा, अपनी वाणी को कोमल व मधुर बनाना होगा, केवल मात्र बाहर से नहीं मन की गहराइयों में स्वयं को सुंदर बनाना होगा। यदि हम बाहरी रूप से स्वरूप से नहीं वरन मन में सुंदर बन पाते हैं तो विचार और कर्म स्वयं सुंदर हो जाएंगे। जीवन रूपी सितार ठीक बजने लगेगा, जीवन के प्रति सत्यम शिवम सुंदरम का आकर्षण बढ़ने लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये था हमारा जो पैराग्राफ था यानी गद्यांश था, उसका पूरा गद्यांश। अब हम इसके क्वेश्चनों के आंसर को देने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरीके के उसके अंदर आंसर डाले जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है और इसमें पूछा गया अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें से एक भाग में अशुद्धि है, उस भाग को पहचानिए। केवल मात्र बाहर से नहीं, इसमें त्रुटि है, या मन की गहराइयों में, या स्वयं को सुंदर बनाना होगा। तो इस वाक्य के अंदर जो है, इनमें से चारों वाक्य के अंदर जो ऑप्शन नंबर 2 है यानी बी वाला इस दो कथन में जो है वो त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 72, और क्वेश्चन नंबर 72 में लिखा है अपने व्यवहार को व्यवस्थित और आदतों को अच्छा करने से क्या होगा। क्या होगा, अच्छे लोग ही हमारे संपर्क में आएंगे। जैसा कि अभी हम लोगों ने गद्यांश के अंदर पढ़ा था कि अगर हम अपने आप को, अपने व्यवहार को, अपनी आदतों को अच्छा बना लेते हैं तो हमारे और अच्छे लोग ही आकर्षित होते हैं, यानी अच्छे लोगों से ही हमारे संपर्क होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, और क्वेश्चन नंबर 73 में कहा गया है हमारे व्यवहार और कार्य स्वयं ठीक हो जाएंगे यदि हम क्या करें कि हमारे व्यवहार और कार्य स्वयं ठीक हो जाएं। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिया गया है सुखी जीवन व्यतीत करें, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है सबसे अच्छा व्यवहार करें, ये भी नहीं होगा। बाहर से नहीं भीतर से भी अच्छे बने, तो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो अभी हमारे गद्यांश में बताया गया था कि बाहर से नहीं बल्कि भीतर से अच्छे बने, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है कि लेखक द्वारा आकर्षण का नियम किसे कहा गया है। तो अच्छा बुरा स्वभाव वैसे ही लोगों को आकर्षित करता है जैसे वे होते हैं, ये लेखक के द्वारा आकर्षण का नियम कहा गया है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, फूल के लिए कौन सा विशेष अनुप्रयुक्त है, यानी फूल के लिए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रयुक्त नहीं किया गया है पैराग्राफ के अंदर। तो देखिएगा आकर्षित जो है वो फूल के लिए प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि रंगीन, मृषण, स्वास्तिक, ये सारे ही जो पर्यायवाची हैं ये प्रयुक्त किए गए थे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे फूल जैसा सुंदर, स्वास्तिक, मसणबार, रंगीन, अगर पैरा को आप ध्यान से देखेंगे तो सारे क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो पैराग्राफ से ही मिलते नजर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या फिर से एक गद्यांश दिया गया है। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि 2 गद्यांश आएंगे और दोनों गद्यांश के अंदर 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट गद्यांश से और इस गद्यांश को पढ़कर क्वेश्चनों के आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए गद्यांश से बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, उनके लिए दुनिया है और वे इस दुनिया में आना चाहते हैं। बच्चों को यह सुनना अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता कि यह दुनिया इतनी बेकार है, यहाँ करने काबिल कुछ नहीं है और इससे बचकर कितना दूर भागा जा सकता है। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू लिटिल स्कूल के टीचर यानी शिक्षक खुले और सच्चे हैं, अर्थात ये लोग उन सभी विषयों पर बात करने से तत्पर रहते हैं जिन पर बच्चे बात करना चाहते हैं। वे अपने सच्चे विचार प्रकट करते हैं और कोई बात अगर वे नहीं जानते हैं तो स्वीकार कर लेते हैं। ज़्यादातर शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं है। सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि 90% अमेरिकी शिक्षक विवादास्पद विषयों के बारे में स्कूल में बात करने में विश्वास नहीं करते तथा बच्चों को भी इन विषयों के बारे में बात नहीं करने देते। हालांकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों की इन विषयों में सबसे अधिक रुचि है, इसीलिए पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते और जब करते भी हैं तब वे जो चाहते हैं वह बात नहीं कर सकते और ईमानदारी से नहीं कर सकते। इसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षण में बार बार सिखाया जाता है कि अपनी अज्ञानता, अनिश्चितता, उलझन को कभी स्वीकार ना करें। सबसे ज़्यादा अहम बात है यह है कि उनमें कूट कर यह भरा जाता है कि छात्रों से एक पेशेवर दूरी रखें और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी और भावनाओं के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करें। लेकिन यही वे बातें हैं जिनसे बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है, क्योंकि इसी से वे महसूस कर सकते हैं कि बड़ा होना क्या होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये था हमारा गद्यांश और इस गद्यांश के माध्यम से हम अब ये सारे क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चनों को हम लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 76 के अंदर पूछा गया है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं। खुले का अर्थ क्या है। तो इसमें पूछा गया बिना दुराव चुराव छिपाव, यानी बिना दुराव छिपाव के बात करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बिना दुराव छिपाव के बात करना, ये खुले का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था गद्यांश से। नेक्स्ट क्वेश्चन गद्यांश से पूछा गया था कि अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है। अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है। तो अमेरिकी शिक्षकों के बारे में जो बात सही है वो ये है कि वे बच्चों के साथ सभी तरह की बातें करते हैं,
ये सही नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट है, वे बच्चों के साथ सभी तरह की बातें करने देते हैं, ये भी गलत है। नंबर 3 पे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते, और ये पैराग्राफ में बताया गया था कि अमेरिकी जो शिक्षक हैं वे बच्चों को सभी तरीके की बातें नहीं करने देते हैं, या था ये राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षकों को प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है कि वे यह स्वीकार करें कि वे अज्ञानी हैं, वे यह स्वीकार करें कि वे उलझे हुए हैं, वे यह स्वीकार ना करें कि उनमें ज्ञान नहीं है। तो ये प्रशिक्षण के समय शिक्षकों को सिखाया जाता है, जैसा कि पैराग्राफ के अंदर भी बताया गया था कि वे यह स्वीकार ना करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है या उनके अंदर जो ज्ञान की कमी है। तो ये जो प्रशिक्षण में शिक्षकों को बार बार सिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 79 में, बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में होती है। तो अभी पैराग्राफ के अंदर देखा गया था कि बताया गया था कि जो टीचर होते हैं यानी शिक्षकों के निजी जीवन के अंदर जो बच्चों की जिज्ञासा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे किस तरीके से क्वेश्चन पैराग्राफ के अंदर पूछे जा रहे हैं और किस तरीके के आंसर हमें देने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, और क्वेश्चन नंबर 80 के अंदर पूछा गया है, पारंपरिक स्कूल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पारंपरिक स्कूल के बारे में जो है वो ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं, ये गलत है, ये सही नहीं है। अतः ये जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है वो सारे ही क्वेश्चन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे हिंदी के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन जो हमने गद्यांश वाले और जो वर्णमाला वाले थे वो भी हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। और अब हम लोग देखते हैं मैथ के डीआई वाले जो क्वेश्चन हैं, वो डीआई वाले क्वेश्चन आ गए हैं, और डीआई को कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग बड़े धैर्य के साथ समझने की कोशिश करेंगे। और एक बेसिक से जो एक सॉल्व करने की टेक्निक है वो टेक्निक में भी आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अगर आंसर सॉल्व करना नहीं आता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर भी आप किस तरीके से क्वेश्चन को आंसर दे सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये दिया गया है 81 से 85 निर्देश कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। दिया गया बार ग्राफ 5 अलग अलग महीनों यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में निर्मित 2 अलग अलग चॉकलेट यानी व्हाइट और डार्क की संख्या का प्रतिशत वितरण दिखाता है, और नीचे दी गई तालिका में 5 अलग अलग महीनों में व्हाइट और काले रंग की चॉकलेट की संख्या का अनुपात दिया है जो भी निर्मित की गई हैं। तो ये है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये प्रतिशत दिखा रहा है, जैसे कि जनवरी के अंदर 33.33% यानी 33.33%, और फरवरी के अंदर 10%, और मार्च के अंदर 25%, और अप्रैल के अंदर 16.66%, और 15% मई के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, ग्राफ वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने की अगर आप चाहते हैं कि आपको आसानी से सॉल्व है तो आप लोगों को ये जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद करनी चाहिए। जैसे कि 33.33% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/3 होती है। तो यहाँ पे जो जनवरी की जगह है वो हम 1/3 कह सकते हैं। और इसी तरीके फरवरी में 10% की वैल्यू 1/10 होती है। और चाहो तो आप फ्रैक्शन वैल्यू को निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब भी प्रतिशत होता है तो उसका मतलब होता है बटे में 100। जैसे कि 25% है, अगर 25% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए तो 25 के नीचे परसेंट हटेगा, नीचे आएगा 100 यानी 25/100, और 25 को जब काटोगे 25 1 25 25 चौकू 100 यानी 1/4 जो है वो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, जिस भी चाहें उसकी फ्रैक्शन वैल्यू बना सकते हो। आई होप समझ आ गया होगा। इसी तरीके से 16.66% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होती है 1/6 यानी 1/6 जो है वो 16.66% की वैल्यू होती है, और 3/20 जो होती है वो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। अब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, डीआई को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये दिया है रेशियो जो निर्मित हुई है, और उसने क्या बोल रखा है, उसने ऊपर बोल रखा है कि जो अप्रैल महीने में निर्मित डार्क चॉकलेट है उनकी संख्या कितनी, उनकी संख्या 750 है। और इसी को आधार मानकर हम क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखते हैं कि अप्रैल में अगर डार्क चॉकलेट की संख्या 350 है तो अप्रैल महीने के अंदर जो व्हाइट हैं और उनकी संख्या क्या थी, यानी टोटल जो डार्क और व्हाइट है उनकी संख्या कैसे निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अप्रैल महीने में अगर आप इधर देखेंगे तो 3 और 7, ये क्या है, व्हाइट और डार्क का रेशियो दिया गया है। तो 3 जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा व्हाइट है, और डार्क जो है वो हमारा क्या है, डार्क जो है वो हमारा कितना अनुपात है, 7। और इसी 7 अनुपात की वैल्यू उन्होंने कितनी बताई है, 350 बताई है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ से 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 7 की वैल्यू अगर 350 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 7×35 यानी 1 की वैल्यू 50 आ जाएगी, और 3 की वैल्यू 50 या 150 यानी 150 आ जाएगी। अब आपको पता चल गया कि अप्रैल महीने के अंदर जो व्हाइट यानी सफ़ेद चॉकलेट थी उनकी संख्या 150 थी, और जो डार्क यानी काली चॉकलेट थी उनकी संख्या 350 थी। अगर अप्रैल महीने के अंदर टोटल जो चॉकलेट हैं उनकी संख्या देखी जाए तो 350 और 150 यानी 500 होगी। आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि अप्रैल महीने के अंदर 500 चॉकलेट टोटल बनी है, जिसमें से 150 व्हाइट और 350 डार्क, जो कि क्वेश्चन में पहले ही दिया गया है, ग्राफ के अंदर बताया गया है। अब हम लोगों को पता चल गया है कि अप्रैल महीने के अंदर जो हमारी चॉकलेट हैं वो 500 बनकर तैयार हुई हैं, और ये 500 जो हैं वो अप्रैल यानी 16.66% की वैल्यू दे रखी है। और अगर अप्रैल महीने के अंदर
500 हैं। अगर हम पाँचों महीनों में इन पाँचों महीनों की चॉकलेट की संख्या निकालें तो क्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए फ्रेंड्स, ये जो 16.66% है इसकी वैल्यू दे रखी है 500, यानी अप्रैल महीने में जो 16.66% है उसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 500। और हमें चाहिए टोटल 5 महीनों की, हमें चाहिए 5 मंथ की, 5 मंथ की चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? 5 मंथ में मानते हैं ये कि एक्स हो गया, और एक्स जैसे कि एक्स गुणे 16.66%। आप 16.66% को मैंने अभी बोला था कि 1/6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 16.66% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/6 ही होती है। तो 1/6 और बराबर में कितना आ जाएगा? 500। अब यहाँ से देखिएगा, इधर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स की वैल्यू आएगी 6 पंचे 30, यानी 3000। तो हमारी जो टोटल 5 महीने के अंदर चॉकलेट बनी है वो चॉकलेट कितनी बनी है? 3000 बनी है। और अब अगर आपको पता चल गया कि 5 महीने में अगर 3000 चॉकलेट बनी है, तो अब आप हर महीने में कितनी चॉकलेट बनी है, कितनी डार्क बनी है, कितनी व्हाइट बनी है, सबको आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि देखिएगा फ्रेंड्स, कि जनवरी का मैं आप लोगों को बताता हूँ। जनवरी में 33.33% है, और मैंने अभी आप लोगों से बोला था कि 33.33 को या 1/3 को। बात एक ही है, अगर सारे महीनों में पाँच महीने में 3000 चॉकलेट बनी है, तो जनवरी महीने के अंदर कितनी चॉकलेट बनी है? तो 33.33%, यानी 1/3 चॉकलेट बनी होंगी, और 1/3 यानी काटेंगे तो 1000, यानी जनवरी महीने के अंदर जो हमारी चॉकलेट हैं वो 1000 चॉकलेट बनी होंगी। तो ये 1000 चॉकलेट जनवरी महीने के अंदर बनी है। और अगर आपको ये पता करना है कि कितनी चॉकलेट डार्क बनी है और कितनी चॉकलेट वाइट बनी है, तो भी आप पता कर सकते हैं। देखिए, जनवरी महीने के अंदर जो वाइट और डार्क का अनुपात दे रखा है वो 11 और 9 दे रखा है, यानी टोटल अनुपात की बात करें तो 20 है, और 20 में से 9 जो है वो डार्क का और 11 जो है वो वाइट का है। तो एक का हम यहाँ से निकालेंगे, तो एक का कैसे निकलेगा? एक का निकलेगा 20 × 20, 20 पंचे 100, यानी 50, यानी एक अनुपात की वैल्यू 50 है। तो 11 अनुपात की जो वैल्यू होगी वो 11 × 55 यानी 550 होगी, और ये 550 वाइट चॉकलेट होंगी। और 9 का जो अनुपात है वो 9 × 45, यानी जो डार्क वाली चॉकलेट होंगी वो होंगी 450। आई होप ये सारी जो कैलकुलेशन है, ये जो सारे ग्राफ के अंदर जो सारे क्वेश्चन है जो फंसाया गया है आपको, वो सब कुछ आपको हूबहू समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से आप निकाल लें। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, अभी हम लोग ग्राफ का ओवरव्यू कर रहे हैं कि ग्राफ को कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से इन सारी वैल्यूज को आपको निकालना है। इसी तरीके से आप जिस भी मंथ का चाहें, जैसा कि मैंने बताया था कि 5 महीने के अंदर 3000 चॉकलेट बनी है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्च में कितनी चॉकलेट बनी है, तो 25% चॉकलेट बनी, यानी 1/4। 25% चॉकलेट बनी है, यानी 1/4 जब आप करेंगे 3000 का, तो 4 सते 28 और 4 पंचे 20, यानी 750 जो है चॉकलेट, वो चॉकलेट बनी हुई है मार्च के अंदर। और मार्च के अंदर अगर आप ये देखना चाहते हैं कितनी चॉकलेट वाइट और डार्क बनी है, तो आप ये अनुपात देखिए, 7 और 8 का अनुपात, यानी टोटल है 15, और 15 सत्ते 105 हो जाएगा, 15 पना 75, यानी एक अनुपात की वैल्यू आएगी 50। तो इधर देखिएगा 7 की वैल्यू कितनी आएगी? 7 35, यानी 350 आ जाएगी, और 8 की वैल्यू कितनी आएगी? 8 पंचे 40, यानी 400, यानी वाइट जो होंगी वो 300 और जो डार्क होंगे वो 400 चॉकलेट होंगी। आई होप आप जिस भी मंथ का आप चाहें उस भी मंथ के चॉकलेट और जो भी कलर वाइज चॉकलेट हैं उनको निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चनों की तरफ, बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, और आई होप मैंने ये जो समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चनों को कैसे टैकल करना है वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इसमें पहले ही क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन पूछा गया यदि जनवरी और फरवरी में 12.5% और 16.66% चेयर टॉफी बिक्री हैं, जिनमें से 65 और 35 वाइट चेयर टॉफी हैं, तो जनवरी और फरवरी में बेची गई डार्क चेयर टॉफी की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 12.5% की वैल्यू उसने दी है 65 दिए, तो आप क्या कर सकते हैं? 12.5 का मतलब होता है 1/8, और 1/8 के बराबर दिया है 8 पंचे 40 हो जाएगा, 0 8 छंग 48 4 52, यानी टोटल जो चेयर टॉफी रही होंगी वो 520 रही होंगी। इसी तरीके से 16.66 का मतलब होता है 1/6, और 1/6 की वैल्यू उसने 35 दे रखी है, तो 6 पंचे 30 का 0 और 6 18 और 3 18 3 21, यानी 210 ये रही होंगी। ये टोटल चेयर टॉफी है। उसने पूछा क्या है कि तो जनवरी और फरवरी में बेची गई डार्क चेयर टॉफी की संख्या क्या होगी, और डार्क टॉफी की संख्या पूछी गई है। तो आप जैसे इन वैल्यूज को इस वाले अनुपात में रखेंगे, इस वाले अनुपात में रखेंगे जनवरी वाले, तो आपको ये सारी जो है वो निकल के आ जाएगा, अनुपात निकल के आ जाएगा। तो इस जो आप इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, वो राइट आंसर इसमें दिया नहीं गया है। आई थिंक 318 आ रहा था, तो इस क्वेश्चन में जो है वो मिस प्रिंट है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि रफ सीट है नहीं, और सॉल्व करने का कोई मतलब भी नहीं है जब इसमें ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं फरवरी और मई में एक साथ निर्मित व्हाइट चेयर टॉफी की औसत संख्या। फरवरी और मई में एक साथ व्हाइट यानी सफ़ेद चेयर टॉफी की संख्या पूछी गई है। तो कैसे निकालेंगे? जब हमें फरवरी में टोटल चेयर टॉफी की संख्या पता हो गई थी, तो हम लोग जो मई के अंदर है वो निकाल लेंगे, और मई के अंदर भी निकालेंगे, और फरवरी के अंदर भी, फिर उनमें से जो वाइट है उनको अलग करेंगे। देखिए कैसे, मैं एक को करता हूँ फिर आप उसके बाद में आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि हमने देखा था कि फरवरी के अंदर जो हमारा है वो 33, जनवरी में 33.33%, फरवरी में 10% है, और हमने टोटल निकाला था हमारा 3000 टोटल 5 मंथ का प्रोडक्शन, यानी पाँचों महीनों के अंदर बनाई गई थी। तो फरवरी में 10% है, तो 3000 का 10% यानी 1/10 मैंने बताया था। तो फरवरी महीने के अंदर टोटल 300 चॉकलेट बनाई गई हैं, और इन 300 में से
अब हमें देखना है कि डार्क वाली चॉकलेट और वाइट वाली चॉकलेट कितनी बनी है। तो 3 और 2, ये वाइट और डार्क का जो रेशियो है वो दे रखा है, और हमें चाहिए कौन सी, हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें चाहिए है व्हाइट वाली। तो टोटल जो हमारा है वो 5 अनुपात है, और हमें चाहिए 3 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 का 30, यानी 1 की वैल्यू आएगी हमारी 60, और हमें चाहिए 3 की वैल्यू, तो 6 18, यानी 180 जो है वो फरवरी महीने के अंदर हमारी जो व्हाइट चॉकलेट है वो बनाई गई हैं। तो आप लोग ये याद रखिएगा, फरवरी के अंदर जो हमारी आई हैं वो 180 व्हाइट चॉकलेट आई हैं। अब हम लोग देखते हैं फरवरी, और उसके बाद में किस मंथ का दिया है, फरवरी, और फिर उसके बाद में मई का दिया, और इसी तरीके से हम मई में देखते हैं, और मई में जो परसेंटेज है वो हमारा कितना है, 15% है। और 3000 का जब हम लोग 15% निकालेंगे, तो 3000 का 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। और किस तरीके से 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, और देखेंगे 2 1 2 और 15 दूनी 30, यानी 150, 300 का आधा 150, और 150 का 3 गुना यानी 15 3 45, यानी 450 आएगा। और ये 450 है, ये टोटल मई में जो भी हमारी चॉकलेट बनी है वो है, और मई के अंदर जो हमारी टोटल चॉकलेट है वो 450 हैं। और हमें देखना है कि हमारी वाइट वाली जो चॉकलेट है वो कितनी है। तो टोटल जो अनुपात दिया है वाइट और डार्क का वो 8-7 है। तो 8 की वैल्यू हमें चाहिए, 8 की वैल्यू चाहिए, और हमारे टोटल कितना है, टोटल है 8 7 15। अब देखते हैं कि हमारी वाइट कितनी निकल के आती है, 15 1 15, 15 3 45, यानी 30 × 8 यानी 240 जो है वो हमारी मई के अंदर जो है वो चॉकलेट निकल के आई हैं। तो मई के अंदर 240 हो गई। और उसने पूछा क्या था कि मई और फरवरी के अंदर, मई और फरवरी के अंदर टोटल चॉकलेट, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि मई, फरवरी और मई में एक साथ निर्मित व्हाइट चेयर टॉफी और औसत संख्या मार्च और अप्रैल में एक साथ निर्मित डार्क चेयर टॉफी की औसत संख्या से कितना अधिक है। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग एवरेज नहीं निकाल रहे, एवरेज हम लोग बाद में निकालेंगे। पहले हम लोग अब निकालते हैं कि मार्च और अप्रैल में जो डार्क चेयर टॉफी है वो कितनी है। अभी हमने निकाला था कि फरवरी और मई में एक साथ निर्मित व्हाइट चेयर टॉफी। अब हम लोग निकालेंगे मार्च और अप्रैल के अंदर जो चेयर टॉफी है डार्क वाली, उनको निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मार्च के अंदर जो हमारा वो दिया गया है परसेंटेज, वो दिया है 25%, और 25% दिया है, और हमारा टोटल निकल के आया था, कितना निकल गया, 3000। और 3000 का जब 25% यानी 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 4 सते 28 और 4 पंचे 20, यानी 750 आ जाएगा। तो 750 ये टोटल हमारी चेयर टॉफी है मार्च के अंदर। और मार्च के अंदर जो हमें चाहिए वो डार्क वाली चाहिए। तो और मार्च के अंदर अनुपात कितना है, 7 8 का है, और 7 जिनमें से व्हाइट है और डार्क 8 है। तो टोटल हो गया 15, और हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 8 का। तो 15 पना 75, यानी 50 की वैल्यू जो है वो 1, यानी 1 की वैल्यू 50 आई है। हमें चाहिए 8 की, तो 8 पंचे 40, यानी 400 जो है वो डार्क चेयर टॉफी जो है वो मार्च के अंदर निकली है। मार्च के अंदर 400 निकल आई हैं। और मार्च के अंदर अगर 400 निकली हैं, अब हमें देखना है कि अगले मंथ के अंदर हमसे क्या पूछा गया। अगले मंथ में डार्क पूछा गया या वाइट पूछा गया है। और अप्रैल में एक साथ निर्मित डार्क चेयर टॉफी की संख्या, अप्रैल में भी हमें डार्क ही चाहिए। और अप्रैल देखते हैं, अप्रैल में 16.66% है, और 3000 का 16.66% हम लोग जब निकालेंगे, तो 3000 का 16.66% की, जैसा कि मैंने आपको लोगों को बताया था कि फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। तो देखेंगे 6 6 पंचे 30, यानी जो टोटल हमारी अप्रैल के अंदर है वो 500 बनी है चॉकलेट। और इन 500 में से अप्रैल के महीने में 500 बनी है, और इन 500 में से हमें चाहिए डार्क वाली, यानी 7 की वैल्यू चाहिए। 3 और 7 है, तो 10 की जो वैल्यू है वो 500 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आएगी 50, और हमें चाहिए 7 की, तो 7 पत्तू 35, यानी 350 हो जाएगा। तो अप्रैल महीने के अंदर हमारी जो डार्क चेयर टॉफी है वो 350 हो गई। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं, अब हमारा आंसर आने वाला है। और देखिए, अप्रैल में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया था कि फरवरी और मई में एक साथ निर्मित। तो फरवरी और मई में हमने अभी निकाला था 180 निकाला था, और 240, तो हमारा टोटल कितना बना था, टोटल बना था हमारा 420 बन गया था। और इसी तरीके से हमसे पूछा गया है कि मार्च और अप्रैल में, अभी मार्च और अप्रैल में हमने लोगों ने निकाला, तो मार्च और अप्रैल में हमारा कितना निकल के आया, मार्च और अप्रैल में हमारा 400 निकला था, और 350, यानी 750 टोटल निकल के आया। अब उन्होंने पूछा है कि हमें जो एवरेज यानी औसत संख्या कितनी अधिक या कम है। तो देखिएगा, औसत संख्या निकालने पहले हम इसका एवरेज नहीं निकालेंगे, हम पहले डिफरेंस ले लेंगे। तो 750 और 420 का जब आप लोग माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो 750 और 420, यही तो निकल के आया है, 750 और 420। जब हम इसे माइनस करेंगे, 0 3 और फिर इसके बाद में 4, सॉरी 3, 7 में से 4 जाएगा 3, यानी 330 बनेगा। और अब हम 330 का एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 2 1 2, 2 छंग 2 1 2, बच गया 1, और यहाँ हुआ 13, 2 छंग 12, बचा 1, 2 पंचे 10, यानी 165 अधिक या कम होगा। तो 165 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप आप लोगों ने समझने की कोशिश की होगी कि किस तरीके का क्वेश्चन है ये, और किस तरीके का डीआई ये पूछा गया है। इसमें एवरेज, पहले वाइट को निकालना, फिर उसके बाद में उसका एवरेज निकालना, और फिर उसके बाद में डार्क का निकालना, फिर उसका एवरेज, फिर उसको माइनस करना, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो 165 कम या ज़्यादा यानी कम होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मई में निर्मित व्हाइट और डार्क चेयर टॉफी की संख्या में से 8.33%। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर हमारा टोटल जो है वो हमारा 3000 है, और मई के अंदर जो हमारा परसेंटेज है वो आप लोगों को पता होगा कि कितना परसेंटेज है। मई के अंदर जो हमारा परसेंटेज दे रखा है वो 15% दे रखा है। तो 3000 का जो हम 15% निकालेंगे, 3000 का जो हम 15% निकालेंगे, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3000 का 15%,
देखिए इसमें पूछा गया कि मई में निर्मित व्हाइट और डार्क चेयर टॉफी, इसमें किसी को पर्टिकुलर नहीं कहा, उसने दोनों ही चेयर टॉफी को कहा है। तो मई में जैसा कि 3000 का हम लोग पहले 15% निकाल लेते हैं, तो 3/20 होता है 15%, 0 से 0 150 और 150 का 3 गुना, 15 तियां 45 यानी 450 आ जाएगा। और 450 का इसने पूछा है कि 8.33% और 14.28 व्हाइट और डार्क चेयर टॉफी देशपूर्ण है, देशपूर्ण है, और फिर गैर देशपूर्ण व्हाइट और डार्क चेयर टॉफी की संख्या का अनुपात पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, आपको जो अभी 450 निकल के आया है, इस 450 को ध्यान में रखना है और 450 से ही ये क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। अभी हमारा 450 निकल के आया और 450 जो है वो 8 और 7 15 की वैल्यू है, हमें चाहिए 8 की वैल्यू, तो 15 की जो है वो 450 है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 30, और तो हमारी जो वैल्यू 8 की है वो कितनी आएगी 240 आ जाएगी। और 240 जो वैल्यू है ये हमारी आई है व्हाइट वाली, और जो हमारी वैल्यू है वो कानो डार्क की कितनी आएगी, डार्क की आएगी 7 या 21 यानी 210 आएगी। ये तो हमारा व्हाइट और डार्क का जो है वो संख्या आई है। अब हमसे बोला गया है कि व्हाइट के अंदर जो है वो उसने बोल रखा है कि जो अनुपात है इसमें जो देशपूर्ण है वो कितनी है 8.33% है, और जो डार्क है और डार्क के अंदर जो है वो 14.28% जो है वो देशपूर्ण है, और उनको निकालने के बाद जो अनुपात बचेगा उस अनुपात को पूछा है। तो कैसे बनेगा, देखिए फ्रेंड्स, जब आप 240 आया है ना व्हाइट वाला, जब आप 240 का 8.33% निकालेंगे, 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12, 1/12 करेंगे तो 12 एकन 12, 12 दूनी 24 यानी 20 बनेगा। और इसी तरीके से जब आप 210 का 14.28% निकालेंगे तो उसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/7, और इस तरफ निकल के आएगा 7 या 21 यानी 30 निकल के आएगा। और जब आप 240 से 20 को माइनस करेंगे तो बनेगा हमारा 220 बनेगा, और जब आप 210 से 30 को माइनस करेंगे तो इधर हमारा बन के आएगा, जो बचेगा वो बचेगा, इसमें से 30 को माइनस करेंगे तो देखिए इधर 0 से 0 आएगा, और इधर 11 बनेगा, 11 से 3 8 बचेगा 180। अब ये हमारा 220 और 180 बना है, और 220 और 180 का अनुपात पूछा गया है। तो यही हमसे लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है, 220 और 180 का अनुपात पूछा गया है। 0 से 0 जाएगा और 2 11 2 9 यानी 11 9 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ग्राफ है, नेक्स्ट ग्राफ है, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट ग्राफ है जो है क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक दिया गया, और इसमें टोटल छात्रों की जो संख्या है वो 2160 दी हुई है। और इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिएगा, ये पैदल वाला, ये बस वाला, ये रेल, ये कार, और आपको इसी के आधार पर क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया कि कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है। तो कार का जो ग्राफ है वो कितना है, 70 है, और टोटल जो होता है वो 360 का होता है, तो 360 है, और जिसमें हमें 70 का चाहिए, तो 360 और टोटल कितने छात्र हैं 2160 जो कि बता रखा है, इंटू 70 कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो निकल आएगा। देखिए फ्रेंड्स, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, और 36 छंगा होता है 216, तो 6 बार में 216 पूरा कट जाएगा, और 6 7 42 यानी 420 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कैसे किया वो भी मैं आप लोगों को फिर से समझाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो 2160 है वो टोटल छात्र हैं, टोटल छात्र यानी जो 2160 है वो इस पूरे ग्राफ यानी पूरे सर्कल की वैल्यू दे रखी है, और जिसमें से उसने 70 वाले की वैल्यू पूछी है। तो 2160 जो है वो 360 के पैरेलल है यानी समान है, और हमें इसमें से 70 वाले एंगल की जो डिग्री की जो वैल्यू है वो बतानी है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 36 छंगा होता है 216, और 6 7 42 यानी 420 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों और बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों का अनुपात क्या है, यानी कार से और बस से जो छात्र आ रहे हैं उनके बीच में अनुपात क्या है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों और बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों का अनुपात क्या है। तो कार से कितना है 70 डिग्री है, तो 2160 का 70 डिग्री देखते हैं कितना आता है, 360 टोटल का है, तो 70 का कितना आएगा 70, 0 से 0 36 छंगा 216, 36 छंगा 216, और इधर 6 7 42 यानी 420 आ जाएगा। अब हम लोग बस से देख लेते हैं, और बस से कितना आएगा, 420 कार से आया, और बस से देखते हैं तो बस से कितना आएगा, बस से आएगा 2160 बटे में यहाँ 360 इंटू 360 इंटू कितना आएगा, इंटू आ जाएगा बस वाला जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा, तो 90 डिग्री, 0 से 0 जाएगा, 36 छंगा 216, 9 चाक 54 यानी 540 आ जाएगा, और 540 और 200 420 और 540 का अनुपात पूछा गया है। तो देखते हैं 0 से 0, अब 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 2 इक्कन 2, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, तो इधर 21 अनुपात 27 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो 21 अनुपात 27 देखते हैं किस ऑप्शन में है,
तो 21:27 जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैदल चलकर और बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? पैदल और बस से चलकर आने वाले छात्रों की संख्या पूछी गई है। तो पैदल जो चलते हैं वो 80 डिग्री है और बस से जो चलते हैं वो 90 डिग्री, यानी 170 डिग्री का मान पूछा गया है। टोटल जो है वो हमारा कितना है? टोटल 360 डिग्री है और 360 डिग्री का जो मान है वो 2160 दे रखा है। देखिए फ्रेंड्स, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? पूछा गया था कि बस से और पैदल दोनों को जब जोड़ेंगे तो 170 हो जाएगा डिग्री, और 170 डिग्री की हमें वैल्यू चाहिए। तो देखते हैं 2160 जो है वो हमारा टोटल जो है वो 360 की वैल्यू दे रखी है और हमें चाहिए 170 की वैल्यू चाहिए। तो देखते हैं, जीरो से जीरो चला जाएगा, 36 छंगा होता है 216 और 17 छंगा 102 होता है। तो 17 छंगा 102 एक जीरो 1020, यानी टोटल जो संख्या है वो 1020 है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 1020 होगा। 1020 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या पैदल चलकर विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? तो बस द्वारा पैदल चलकर विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या कितना प्रतिशत अधिक है? तो बस का जो कोण है वो 90 डिग्री है, जैसा कि आप लोगों ने ग्राफ में देखा होगा, और पैदल चलने वालों का जो है वो 80 डिग्री है। तो इधर देखिएगा 80 से 90 हो जा रहा है, कितना बढ़ रहा है? 10 बढ़ रहा है। और कितने पे बढ़ रहा है? 80 पे बढ़ रहा है। इंटू 100 करेंगे तो हमारा प्रतिशत निकल आएगा। तो जीरो से जीरो यानी 100/8, 8 इक्कन 8 आ जाएगा, बचा 2, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 आ जाएगा, फिर बचा 4 और बटे में 8, 4 इक्कन 4, 4 दूनी 8, यानी 1/2 0.5, यानी 12.80 से जो बढ़ के गया 90, यानी 80 जो है वो बस से चलकर और 90 जो है वो पैदल चलकर। तो कितना बढ़ गया? 10 बढ़ गया। किस पे बढ़ गया? 80 पे बढ़ गया। तो 10 बढ़ गया, 80 पे बढ़ गया। तो 10/80 और इंटू प्रतिशत निकालने के लिए 100 किया, और जब इससे आप सोल्व करोगे तो 12.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक और ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ को इस डेटा के आधार पर सोल्व करना है। और डेटा क्या है? टायरों के प्रकार दिए हुए हैं ABCDE, इस प्रकार पांच टाइप के टायरों के प्रकार दिए हुए हैं। और आपको एक तरफ वर्ष नजर आ रहे होंगे 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और फिर इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। देखिए 91 नंबर सवाल क्या कहता है? वर्ष 2008 की अपेक्षा 2009 में बेचे गए डी किस्म के टायरों की संख्या में आसन्नता कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब जब डी के बारे में उसने स्पेसिफाई कर दिया है तो आपको किसी और के बारे में ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ डी वाले पे ध्यान देना है। ये भी गया, ये भी गया, और डी वाला ए रहा हमारा, इसी पे आप लोगों को ध्यान देना है। कैसे सॉल्व करना है? 2008 में पूछा है तो 2008 को देखते हैं। 2008 ये रहा, और 8 वाले में देखेंगे तो कितना हो रहा था? डी के अंदर 30 हो रहा था। और फिर उसके बाद में उसने कहा 2009 में देखिए, और 2009 वाला ये जस्ट उसके नीचे 38, यानी 30 से बढ़कर 38 हो गया। कितना इंक्रीज हुआ? 8 इंक्रीज हुआ। किस पे इंक्रीज हुआ? 30 पे इंक्रीज हुआ। और अगर प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 करना होगा। तो 8/30 गुणे 100, 8/30 गुणे में 100, जब आप इसे सोल्व करेंगे जीरो से जीरो जाएगा, 80/3, 80/3 को जब आप सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, देन 2 बचा, और फिर उसके बाद में हो गया 20 और 3 18, यानी 26.66 समथिंग आएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में 26 पॉइंट समथिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी में 26 पॉइंट समथिंग दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, और क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया है कि किस वर्ष के दौरान कुल बेचे गए टायरों की संख्या में से डी किस्म के टायरों की संख्या, बिक्री संख्या अधिकतम रही? यानी जितने भी वर्ष हैं उनमें देखना है कि कौन से वर्ष में जो डी के टायर हैं उनकी जो बिक्री की संख्या थी वो अधिकतम रही है। सबसे पहले आपको ऑप्शनों की तरफ ध्यान देना है, और ऑप्शनों में जैसे ही आप देखेंगे कि 2006 है, 2010 है, 2008 है, 2011 है, बस हमको इन्हीं ऑप्शनों को चेक करना है। तो 2006 में देखते हैं। 2006 में जो डी टाइप के टायर थे उनकी संख्या देखनी है। तो 2006 के अंदर ये रहा 6, और 2006 में डी जो टायरों की संख्या जो थी वो 20 थी। फिर उसके बाद में 2008 में देखते हैं, और 2008 के अंदर ये रहा 8, और 8 के अंदर जो थी वो संख्या 30 थी। फिर उसके बाद में 2011 देखते हैं। 2011 के अंदर जो संख्या थी वो थी 48, और 2010 के अंदर जो संख्या थी वो थी 42। इनमें से सबसे ज़्यादा पूछा गया हो तो सबसे ज़्यादा 2011 के अंदर 48 है। तो 2011 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, और क्वेश्चन नंबर 93 है, दिए गए टायरों के किस्मों में से किस किस्म के टायरों की बिक्री में वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई है? तो देखते हैं कि किस वर्ष के अंदर लगातार टायरों की बिक्री में वृद्धि हुई है। देखिए 30 से 35, 35 से
देखिए फ्रेंड्स 30 से 40 हुआ और 40 से 30 ये रॉन्ग हो गया, इसमें घट गया बीच में। 20 से 15 ये भी रॉन्ग हो गया। 40 से 55, 55 से 45 ये भी रॉन्ग हो गया। डी में देखते हैं 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 38, 38 से 42, 42 से 48, यानी डी के अंदर लगातार वर्षों में वृद्धि होती जा रही है। तो अर्थात डी हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं ई में भी। ई में 25 से 35, 35 से 30 रॉन्ग हो गया, अर्थात डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, और क्वेश्चन नंबर 94 है कि सी प्रकार के टायरों की 2006 की बिक्री और 2010 में हुई बिक्री की संख्याओं में कितना अंतर था। तो देखिए सी टाइप की जो टायर हैं उनकी 2006 में बिक्री कितनी थी, तो आप लोग देखिएगा, और 2010 में कितनी थी। तो देखिए 2006 के अंदर जो टायरों की बिक्री थी वो 55 थी, और 2010 के अंदर जो थी वो 34 थी। तो 55 से 34 का हो जाना, 55 से 34 का हो जाना, क्या पूछा गया है, 55 से 34 का हो जाना, बिक्री में कितना अंतर रहा है। तो 55 से 34 पूछा गया है, 55 और 34। तो देखिए इधर माइनस करेंगे 1 और इधर 2, 21, यानी 21 लाख में दिया होगा तो 21 लाख आंसर होगा। जैसा कि ग्राफ में पहले ही बताया गया है कि जो बिक्री है वो लाख में दी गई है, तो लाख में ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये लिखा है लाखों में है, ये लिखा है ग्राफ में, संख्या जो है वो लाखों में है, तो 21 लाख इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और देखते हैं 21 लाख किस ऑप्शन में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया है 21 लाख। तो 21 लाख इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, और क्वेश्चन नंबर 95 है कि वर्ष 2008 और 2009 में मिलाकर बेचे गए ए प्रकार के कुल टायरों की कुल संख्या निम्नलिखित में से किस वर्ष बेचे गए बी प्रकार के टायरों की संख्या के ठीक 200% थी। तो 2008 और 2009 में ए प्रकार के कुल टायरों की संख्या देख लेते हैं। तो 2008 में देखिएगा, 2008 में और 2009 में ए प्रकार के टायरों की संख्या, तो देखिए 2008 ये रहा और 2009 ये रहा, 25 और 45 यानी 70 हो गई, टोटल जो संख्या है वो 70 हो गई है। अब क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, कहा गया है कुल संख्या में से निम्नलिखित में से किस वर्ष बेचे गए बी प्रकार के टायरों की संख्या के ठीक 200% थी। अब देखिए 2006 में देखते हैं, ठीक 200% 70 है, तो हमें 35 मिल जाए। तो देखिए डी वाले में पूछा गया है, बी वाले में पूछा गया है, तो बी में देखते हैं 35 कहाँ पे हमें मिलता है। तो बी के अंदर जो है वो 35 हमें देखने को मिल रहा है, बी के अंदर 35 जो है वो 2009 के अंदर देखने को मिल रहा है, अतः 2009 के अंदर जो है बी प्रकार के जो टायर हैं उनके ठीक 200% रही होगी। तो 2009 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि 35% ये इसलिए मैंने कहा 200% जब ही बनेगा, क्योंकि इधर 70 था और 35 मिल गया तो ठीक 200% हो जाएगी। अतः ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ग्राफ के ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, और देखिए किस तरीके का ग्राफ ही, एक तरफ दी हुई है बर्स और एक तरफ दिए हुए हैं मेज और एक तरफ कुर्सी, और उनकी संख्याओं को दिया गया है। अब आपको इसी डेटा के आधार पर क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे, और देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है कि दिए गए किस वर्ष के दौरान उत्पादित मेजों और कुर्सियों की संख्या न्यूनतम रही थी। तो इनमें से किस वर्ष के अंदर, जो दिए गए वर्ष दिए हैं 2000 से 2000, 2001, 2002, 2003, 4, 5, 6, 7, इनमें से किस वर्ष के अंदर जो मेज और कुर्सी हैं उनकी बिक्री जो है वो न्यूनतम हुई थी। तो आपको इन सारे ही वर्षों को चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑप्शन से करूंगा। ऑप्शन 2004 को उठाता हूं, 2004 में कितना है, 9600 और 11200 है। तो टोटल अगर इसको हम काउंट करेंगे 11 और 9 20, 20,800 इस क्वेश्चन में आ जाएगा। इसका टोटल सम करेंगे 20,800 बनेगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है 2002, और 2002 में देखते हैं, 2002 ये रहा 16 और 25, 16 और 25, 16 16 32, 32 और 7, 32 7 39,000, 39 से 40,300 के करीब ये पहुंच जाएगा। ये बहुत हाईएस्ट हो जाएगा और हमें चाहिए न्यूनतम। फिर हम लोग 2006 को चेक करते हैं, 2006 में देखिए 27,600, ये तो 22,000 से ज़्यादा सिर्फ मेजें ही हो गई हैं, और 24,000 ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 2003 को देखते हैं, 2003 में क्या है, 2003 में 12,600 और 18,000, 12 18 ही 30 हो जाएगा। अतः ये हमारा जो इसका आंसर होगा, सबसे न्यूनतम जो है वो 2004 के अंदर रही थी। तो 2004 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, दिए गए किस वर्ष के दौरान उत्पादित कुर्सियों की संख्या से उस वर्ष उत्पादित मेजों की संख्या का अनुपात अधिकतम रहा। तो उत्पादित कुर्सियों की संख्या देखनी है और फिर उस वर्ष उत्पादित मेजों की संख्या को देखना है, और किसका अनुपात अधिकतम रहा था तो उसको देखना है। तो 2001 को देखते हैं, 2001 में क्या है, 24,200 है और 18,200 है।
फिर 2005 को देखते हैं, 2005 में 14,800 हैं और 16,200 हैं। फिर उसके बाद में 2007 को देखते हैं, 19,400 हैं और फिर 28,600 हैं। फिर 2002 में देखते हैं, 2002 में 16,900 हैं और 25,400 हैं। तो इनमें से किस वर्ष के दौरान जो है आपको ऐसा लगता है कि जो अधिकतम संख्या रही होगी, तो इनमें से जो है वो आपको काउंट करके देख लेना है, काउंट करके देखना है कि किस वर्ष के दौरान जो है वो संख्या सर्वाधिक रही होगी। तो अनुपात पूछा है, तो 2002 में जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 2002 के अंदर जो है 16,900 और 25,400 है, यही संख्या में सर्वाधिक नजर आती है। तो अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2002 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, दिए गए किस वर्ष के दौरान उत्पादित कुर्सियों की कुल संख्या वर्ष 2003 और 7 में उत्पादित मेजों की सम्मिलित संख्या के 50% निकटतम थी। देखिए फ्रेंड्स, अब 2003 और 2007 में उत्पादित मेजों की संख्या को हमें काउंट करना है। तो देखिए 2003 में जो हमारी मेजों की संख्या है वो कितनी है, ये रही हमारा मेज वाला सेक्शन, और मेज 2003 में 12,600 है, तो 12,600 ये हमारी मेज हो गई है। और 2007 में यही 19,400 है, तो 19,400 ये इधर आ गई। अब जब आप टोटल इनका करोगे तो कितना आएगा, 12 6 4 10 का 0 9 2 11 12 32,000 समथिंग आ जाएगा। और उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि उसके 50% समथिंग रही होगी। तो आपको कुर्सियों की संख्या देखनी है कि 32,000 आया है तो 16,000, यानी 50% जब 32,000 का निकालेंगे तो 16,000 आएगा। तो 16,000 कुर्सियां किस वर्ष में है, आपको ये देखना है। अब आप देखते हैं कि 16,000 जो कुर्सियां हैं वो किस वर्ष के, तो 2005 में देखेंगे कि 16,200 कुर्सियां हैं, यही लगभग में पूछा गया है और यही सबसे हमारा सटीक नजदीकी उत्तर है। बाकी आप देखेंगे 14,000, 18,000, 25,000, 18,000, 11,000, 24,000, 28,000, कोई भी मैच नहीं कर रहा है। अतः 16,200 जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। 2005 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 98 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। और 99 का आंसर देखना है, तो वर्ष 2001 की अपेक्षा 2002 में उत्पादित कुर्सियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब कुर्सियों की संख्या को देखना है, 2001 में कितनी है और 2002 में कितनी है। 2001 में जो कुर्सियों की संख्या है वो है 14,600 और 2001 में जो कुर्सियों की संख्या है सॉरी वो है 18,200 और 2002 के अंदर 25,400 है। तो कितना अधिक लग रहा है, 25,200, 25,400 से 18,200 माइनस करने हैं तो कितना आएगा, 25,400 से 18,200 माइनस करो, 002 इधर 15 से 8 यानी 72 लमसम आएगा। और इसमें पूछा क्या गया है, पूछा गया 2001 की अपेक्षा 2002 में उत्पादित कुर्सियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 2001 में जो है वो 18,200 है और 18,200 जो है वो 7200 बढ़ के हो गया है 25,000 के समथिंग। तो 18,200 का जब हम लोग 7200 रखेंगे, प्रतिशत निकालेंगे, तब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है फ्रेंड, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 100 है, 2004 में यदि एक कुर्सी की कीमत 1600 रुपये है और 2000 एक मेज की कीमत 2004 के अंदर 2800 रुपये है, तो उस बस मेज और कुर्सी की कीमत में अनुपात क्या है, ये पूछा गया। अब 2004 को हम लोग पकड़ लेते हैं और 2004 में हम लोग देखते हैं कि एक मेज की जो मेजों की संख्या है वो 9600 है, ये मेज यानी टेबल की संख्या है 9600 और 9600 जो टेबल की संख्या है वो टेबल की है, और कुर्सियों की संख्या 11,200 है, 11,200 है। और आपको बताया है कि इसके अंदर बताया गया है कि जो एक कुर्सी की कीमत है वो 1600 है, कुर्सी की कीमत 1600 है, तो मेज यानी 9600 इंटू 2800 हो जाएगा, क्योंकि एक उसकी कीमत जो है वो 2800 दी है और जो एक मैच है मैच की कीमत 2800 है, तो कुर्सी की कीमत जो है वो 1600 बताई है। तो 11,200 इंटू 1600 हो जाएगा, 1600, 2 जीरो से 2 जीरो 1600 वाले चले जाएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, 16 1 16 और 16 छक्का 96 कट जाएगा और 28 28 4 से काटो या 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 चंग 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 14 1 14 14 चक्कू 56 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 3:2, यानी मेज 3 और कुर्सी 2, यानी 3:2 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अतः 100 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के मॉडल पेपर के टोटल 100 क्वेश्चन। जैसा कि मेरे पास रफ सीट और पेन ना होने के कारण भी मैंने जिस तरीके से उंगली से अपनी जिस तरीके से मुझसे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व हो सके मैंने करने की पूरी कोशिश की। अब आप देखते हैं इस वीडियो को कितना सारा प्यार देते हैं और आप कमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, ये आप पर डिसाइड करता है। और अगर आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट किया तो मैं दूसरा मॉडल पेपर जरूर ही कराऊंगा और बेहतर कराने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।